नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इस समय कोरोना महामारी ने हमारे देश को पूरी तरीके से ग्रसित कर रखा है। अगर अभी लेटेस्ट की न्यूज़ देखें तो अराउंड 15 लाख के आसपास हमारे भारतवर्ष में कोविड पेशेंट हैं। डेथ रेट जो है वो 33,866 के आसपास है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो ये भगवान का शुक्र है कि मृत्यु दर काफ़ी कम है। उनमें भी मृत्यु दर में भी देखें तो वो उन लोगों की डेथ रेट ज़्यादा है जो काफ़ी बीमार थे या किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित थे। यानी एक वर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा उठ रहा है, इम्यूनिटी। अक्सर क्योंकि अभी कोरोना इस महामारी का, इस वायरस का वैक्सीन नहीं बन पाया है, तो आज भी कहा जाता है कि हम अपने इम्यूनिटी को अगर बढ़ाते हैं तो इस रोग से कहीं ना कहीं बचे रह सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी आखिर है क्या चीज़। इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका सीधा सीधा अगर हम डेफिनेशन से पता करें तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिज्म और केमिकल, यानी यहाँ पर वह कोई जीव भी हो सकता है, जीव अर्थात हम कहें उसे बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी और भी अदर पैथोजन, या केमिकल लाइक कोई भी टॉक्सिन, ठीक, बाय एक्शन ऑफ सब स्पेसिफिक सिस्टम। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर एक कोई ना कोई सिस्टम कार्य करेगा जो इन सभी चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। यानी जीव की किसी भी रोग या संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध करने की क्षमता। इम्यूनिटी की हर प्रकार का अध्ययन इम्यूनोलॉजी का कहलाती है। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सारी स्टडी को इसमें करते हैं, ठीक। बाकी जो मेन स्टार्टअप होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी से, यानी कि इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती कैसे है। बेसिकली इम्यूनिटी डेवलप होने के 3 तरीके हैं। एक, या तो बीमारी से, मतलब थ्रू डिजीज़ होने पर, या एंटीटॉक्सिन या वैक्सीनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं थ्रू डिजीज़ से। डिजीज़ की अगर हम बात करें कि रोग होने पर ऑब्वियसली आपका शरीर ग्रसित होता है किसी भी पैथोजन से, और इस पैथोजन के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारी रक्षात्मक जो प्रणाली है वो रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, इसे पहचानने का शुरुआत करने लगती है। ये पहचानना मतलब इन्फेक्शन को एंटीजन की तरह ट्रीट करना। तो एंटीजन याद रखिए, वर्ड से पिछले वीडियो भी मैंने आपको समझाया था कि एंटीजन मतलब एंटी का अगर कहें तो विरुद्ध, और जन मतलब जनरेट करना। यानी ये कुछ ऐसे हैं बंधु लोग जो शरीर में आते ही कुछ इनके खिलाफ उल्टा जनरेट करने का काम करेंगे। ऑब्वियसली वो उल्टा जनरेट क्या होगा? एंटीबॉडी, ठीक। यानी एंटीजन जो क्या करता है, इनिशिएट कर देता है डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी। इस दौरान भाई बीमारी होती है तो आप उस बीमारी से ग्रसित होते हैं, आपको एक प्रॉब्लम स्टेज में आते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेज में आपका शरीर उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया दिखाता है, लड़ता है, खुद भी मरता है और उनको भी मारता है। मतलब यहाँ के एंटीबॉडीज़ में हम कहें तो WBCs ये लड़ाई करती हैं बाकायदा, एक तरीके से एक जनरल भाषा में कहें, लड़ाई करेंगी, उसे पहचानेंगी और उनके खिलाफ स्पेशल बॉडीज़ बनाती हैं। लाइक जैसे हमारे NSG कमांडोज़ हैं, वो स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, उसी तरीके से इन एंटीजेंस के खिलाफ स्पेशल बॉडीज़ बनाती हैं जिनको कहते हैं एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं कि जब फर्दर कभी भी कोई बीमारी आएगी इसी जैसी, तो उसको तुरंत ही ये पहचानेगी, और जिस तरीके से इस बार आपका शरीर या हमारा शरीर परेशान हुआ है उस तरीके से परेशान नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। यानी हम इस डिज़ीज़, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के प्रति क्या हो जाएंगे? इम्यून। जैसे बहुत अच्छा होता है एग्जांपल जॉन्डिस, आपने देखिए ये बहुत ही कॉमन हमारे भारतवर्ष का बीमारी है जॉन्डिस। ये गर्मियों में अक्सर होता है, उमस भरे दिनों में, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित खाद्य पदार्थों से और पानी से। ये वायरल बीमारी है, ठीक। इसको हम लोग हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अक्सर देखिएगा कि ये बीमारी होती है और काफ़ी हद तक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है,
बिलिरुबिन के शरीर में अधिक इकट्ठा हो जाने में, ब्लड में इकट्ठा हो जाने की वजह से हमारा पूरा शरीर, जो खासकर जहाँ पे सफ़ेद एरिया हैं वहाँ पे येलोइश अपीयरेंस नज़र आने लगते हैं। ये ठीक होने के बाद मान लीजिए फिर अभी कुछ ही दिनों में ही फिर से अगर जॉन्डिस फैल जाए तो लोग कहते हैं कि ठीक है, आपको अभी नहीं बीमारी होगी क्योंकि अभी तो आप बीमार हुए थे, अभी इससे लड़ने की आपकी ताकत है। ये जनरल भाषा में कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि इस बीमारी के प्रति अब एंटीबॉडी एक तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, यानी आपका जो लड़ने वाली क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एकदम एक्टिव हो चुका है और इसको अब उतने तौर पे बीमार नहीं करने देगा जिस तरीके से पहले आप झेल चुके हैं। ठीक, एक तरीके का एग्जाम्पल है बाई वायरल। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आ जाते हैं, एक नई भी है कि एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन्स मतलब यहाँ पर वर्ड से ही आ रहा है, यानी विष, यानी ये कुछ इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे और ये नुकसान पहुँचाएंगे और इनके खिलाफ अगर शरीर एक तरीके से प्रतिक्रिया दिखाता है तो ये इनको कहते हैं एंटीटॉक्सिन्स। अब कौन से वो एंटीबॉडीज़ हैं जो न्यूट्रलाइज करेंगे टॉक्सिन्स को, या तो वो शरीर में पैदा हों, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान जो टॉक्सिन पैदा होते हैं उनके खिलाफ शरीर के अंदर ही बनता है एंटीबॉडी, या हम बाहर से आपको प्रोवाइड करा दें या पेशेंट को प्रोवाइड करा दें। जैसे कि एग्जांपल स्नेक वेनम, जिसको एंटी वेनम भी कहते हैं, ये बाहर से प्रोड्यूस की जाती है, मतलब बनाई जाती है, और शरीर में जब कभी भी सर्पदंश होता है तो उस टाइम उसको उस पर्टिकुलर का याद रखिएगा, मायोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन, ये कुछ तरीके के बड़े जो जनरल विष हैं सर्पदंश के, उनके खिलाफ स्पेशल एंटीवेनम ही आते हैं। यानी मायोटॉक्सिन होगा तो आप जहाँ तक मायोटॉक्सिन ही देंगे, एंटीवेनम का देंगे, ना कि न्यूरो एंड हीमो। तो ये पहचानना रहता है, इसको तुरंत ही नहीं दिया जाता। यानी इसके बनस्पत अगर हम कंपैरिजन करें थ्रू डिजीज़ और एंटीटॉक्सिन के इम्यूनिटी आने पर, तो ये थोड़ा ठीक ही है, क्योंकि ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है। ये जब तक ज्ञान नहीं है तब तक देने लायक नहीं रहता है। जो इन दोनों का एक मिश्रित रूप है वो है वैक्सीनेशन या वैक्सीन। मिश्रित रूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाहर से दी जाती है बना के, और शरीर इसके प्रति इसी की तरीके से लड़ाई करता है जिस तरीके से इस डिज़ीज़ के टाइम में लड़ाई किया, और अपने को इम्यून करता है। तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट विदाउट डिजीज़, यानी डिजीज़ नहीं होगा और फिर भी हम इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ कर देंगे। कैसे? यानी जाहिर सी बात, उस बीमारी का हमें वो भाग देना है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र की प्रणाली है वो पहचान ले और उसके खिलाफ एक तरीके से कार्य करे। यानी वीक, जिसको एट्यूनेटेड कहते हैं, कमज़ोर एक तरीके से, और डेड पैथोजन और पोर्शन ऑफ पैथोजन इंजेक्टेड इनटू द पर्सन। यानी आपने कभी कभी एक प्रोग्राम्स में देखे होंगे कि जो शेर होते हैं, माँ होती है, वो अपने बच्चे को एक छोटा मोटा शिकार, कमज़ोर सा शिकार दे देती है, जिससे वो बच्चा उस पर प्रैक्टिस करता है और उसे सीखता है ये कैसे शिकार करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये सिस्टम है। हम निहायत ही कमज़ोर या बिल्कुल मरा हुआ पैथोजन देंगे जिससे शरीर उसके पर्टिकुलर प्रोटीन को पहचानेगा। ठीक, यानी प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर हो सकता है या वो उसके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये किसी भी पार्ट को पहचानेगा। पहचानने के बाद ऑब्वियसली वो कमज़ोर है तो वो उस तरीके से बीमारी नहीं पहुंचाएगा जिस तरीके से डिजीज़ होने पर होता है। तो उसके खिलाफ शरीर बाकायदा उस पर लड़ाई करेगा, उसे मारेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट करता है, और ये हमेशा फ्यूचर इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एक्टिव रहता है। और जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा है पोलियो वैक्सीन, ये इसीलिए ही पिलाई जाती है कि जिससे पोलियो नामक बीमारी ना हो। याद रखिएगा, ये भी वायरल है और ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, यानी दूषित खाद्य पदार्थों से बच्चों हैं, खासकर ये बच्चों की ही बीमारी है। हाँ, सबसे पहले अगर हम कहें थ्रू वैक्सीन से ख़त्म होने वाली बीमारी है वो है स्मॉल पॉक्स। हिंदी में इसको शायद आई थिंक छोटी माता कहते हैं, इतना ही पता। इसमें मैं बता दूं कि जो चकत्ते बनते थे जो वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और ये चिकन पॉक्स से भयानक बीमारी है।
इसका भी वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि धरती से हटा दिया गया है। कुछ जो सैंपल्स होंगे वो एज अ बायोवार के लिए ये बड़े देश जैसे चाइना, यूएसए, अदर कंट्रीज़ रखी हैं। इसको वो कहती नहीं लेकिन शायद रखी होंगी एज अ बायोवार, मतलब ये युद्ध जैविक, इसको कहते हैं जैविक हथियार। बायोवार के लिए यानी जैविक हथियार, यानी इसको बायो वेपन कहेंगे, बायो वेपन, इसके लिए ये रख रखे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन के थ्रू अगर इरेडिकेट होने वाला जो बीमारी थी वो थी स्मॉल पॉक्स। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग ने जाना कि थ्रू डिजीज़, एंटीटॉक्सिन और वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी कर सकते हैं। यानी अब हम लोग अगर जान लें कि ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी तो होती है लेकिन कितने टाइप की होती है इसके बारे में, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधकता के प्रकार। ये दो तरीके की स्पेशली होंगी, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट अर्थात जन्मजात, यानी ये जन्म से ही आपको मिलेंगी। कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें ये आती किसके थ्रू है, मदर के, यानी फ्रॉम मदर टू फीटस, ये बर्थ से थ्रू आउट लाइफ रहती हैं। और याद रखिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी जीव में, ये किसी भी जीव की बात में, अगर मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो पूरे मैमल्स का ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ह्यूमंस की भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हाँ, कही जाती है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक जनरल डिफेंस मैकेनिज़्म को क्रिएट करने का तरीका है। कैसे? वो कुछ बैरियर्स के थ्रू की जा सकती हैं, जैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर या साइटोकाइन के थ्रू। फिजिकल जैसे स्किन हो गया, ठीक, म्यूकस हो गए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन सब में होते हैं, ठीक है, हेयर्स हो गए, सीलिया हो गए। ये सब क्या करते हैं, स्किन ऑब्वियसली बैरियर का काम करता है, जिससे सॉफ्ट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, उन पे बीमारी नहीं फैलती। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑयल का सिक्रीट होना, स्वेट का सिक्रीट होना, इनके थ्रू क्या करता है, ये चिपका लेता है और पैथोजेंस को अंदर नहीं जाने देता। म्यूकस, हेयर्स, ये भी फ्लश आउट करने का काम करती हैं, फ्लो आउट बाहर की ओर निकालने का काम करती हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इन्हीं के साथ जो सिक्रीशन है, जैसे लाइक एग्जांपल बाइल, गैस्ट्रिक जूस, ये जीआईटी में होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl। इसको कंप्लीट स्टडी के लिए आप मेरी वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ सकते हैं। ये क्या करते हैं, HCl बैक्टीरिसाइडल भी होती है, मतलब ये बैक्टीरिया को मारती भी है। यानी HCl सिर्फ खाली तोड़ने का काम नहीं करता, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक, ये भी बात हुई। टीयर्स बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है, अगर हम कहें यहाँ पे लिख दें टीयर, ठीक, और स्वेट भी कर सकते हैं। ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर हुए। सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम्स, जिनके थ्रू कोशिका के अंदर आकर जो जितने भी पैथोजेंस हैं वो मारे जाएं। साइटोकाइन जो हुए ये इनिशिएट करते हैं NK सेल्स, मतलब नेचुरल किलर सेल्स को, और मैक्रोफेजेस को। ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, इनको इंगल्फ कर लेती हैं किसी भी पैथोजन को। इस तरीके से ये देखिए, इंगल्फ कर लिया और इसे पचा लिया, ठीक। तो मैक्रोफेजेस को, इसकी भी स्टडी आप सर्कुलेटरी सिस्टम वीडियो है मेरा, प्लीज़ देखिए, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी इसकी मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है कोलेस्ट्रम। ऑब्वियसली इस इन्नेट इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं परिपक्व बनाने में या कंफर्म करने में कोलेस्ट्रम बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि 6 महीने तक माता का गाढ़ा पीला दूध पिलाना शिशु को बहुत ज़रूरी है, और कुछ ना दें। गाढ़ा पीला दूध यानी आफ्टर डिलीवरी जैसे ही, जो ये फर्स्ट मिल्क है, कोलेस्ट्रम को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलीवरी। ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के इम्यून डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो ह्यूमन में अगर हम देखें तो हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, हाँ लेस फैट होता है। अदर मैमल्स में देखें तो ये हाई फैट के भी आते हैं, जिनको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरा याद रखिए कि इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो प्राइमरी खासकर IgG, IgA,
और IgM, जो प्राइमरी, जो खासकर माता के दूध से मिलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनका काम ही है कि एंटीबॉडी क्रिएट कराने के लिए तैयारी कराना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। तो अर्थात कहा जाए कि क्लोस्ट्रम इन्नेट इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग धारणीय या एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। ये वर्ड से ही पता चल रहा है ऑब्वियसली, यानी जाहिर सी बात, हम जब इन्वायरमेंट को फेस करेंगे तब ये चीज़ मिलती है। यानी बीमारियों को के साथ जब एक तरीके से कहा जाए कि जिस हिसाब से इंसान जीता है, तो उसमें उन बीमारियों को फेस करके उनसे लड़ता है और उनके खिलाफ एक तरीके से एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। ये कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉज बाय इन्फेक्शन और माइक्रोब्स। संक्रमण होगा, संक्रमण होने के बाद या संक्रमण होने के उपरांत शरीर उसका प्रतिरोध करेगा, प्रतिरोध करने के में उससे लड़ाई करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी और स्पेसिफिसिटी क्रिएट करता है। याद रखिए, जहाँ इन्नेट नॉन स्पेसिफिक था, यह स्पेसिफिक है, यानी विशिष्ट बीमारियों के लिए विशिष्ट तौर तरीके से एंटीबॉडी बनाना। ठीक, और यह मेमोरी सेल्स भी क्रिएट करता है। यानी एक तरीके से हम क्या कहें कि ये धारणीय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है या वैक्सीन देना। हम एक सचेत करा देते हैं बॉडी सिस्टम को कि भैया ये इस तरीके की बीमारी आ सकती है, आप तुरंत इस पर लड़ाई करके एक प्रोग्रामिंग क्रिएट कर लीजिए, और वो देखिए प्रोग्रामिंग क्रिएट कर लेता है और हमें कभी बीमारी नहीं होती है अगर हम वैक्सीन्स लिए रहते हैं। तो मेमोरी सेल यानी उन कोशिकाओं को भी बनाए रखता है जो आगे जाकर इस बीमारी को पहचानने का काम कर सकती हैं। यानी इसके भी दो पार्ट हैं जो कि हैं एक्टिव और पैसिव। ये तरीके से कैसे कि इसमें जो एक्टिव तरीका वो है कि आपका शरीर प्रॉपरली उस पर वर्क करे, जैसे कि पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। यानी बीमारी होने पर, संक्रमण होने पर या वैक्सीनेशन देने पर पर्सन या जो इंसान है उसका खुद का जो कोशिका है वो प्रॉपरली उस पर वर्क करे और एंटीबॉडी क्रिएट करने का काम करे। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबे समय की होती है, टाइम टेकिंग होती है। हाँ, ये हार्मलेस है क्योंकि शरीर इस पे अपना कार्य करता है और नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। वो जो बीमारी होती है उसका अलग बात है, लेकिन इसके द्वारा नुकसान होने के चांसेस नहीं होते जल्दी। और यह लॉन्ग लास्टिंग है, यानी ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। पैसिव या परोक्ष रूप से ये एंटीबॉडी क्या है, प्रोड्यूस इन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इंजेक्टेड इनटू द पर्सन टू फाइट अगेंस्ट सच एंटीजन। जैसे एग्जांपल आपका स्नेक वेनम है, स्नेक वेनम हुआ, बी वेनम भी दिया जाता है, बी वेनम के खिलाफ मिलता है, जिसको बी वेनम को एपिटॉक्सिन कहते हैं। इसके खिलाफ भी वैक्सीन्स आती हैं, वो एंटी वेनम्स एक तरीके से आते हैं जो कि कुछ लोग वो लोग लगाते हैं जो इनके प्रति काफ़ी एलर्जिक होते हैं, या कहा जाए एलर्जी क्या कहेंगे, सेंसिटिव, ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जिनमें होती है इस बी वेनम के लोग, उनको अगर ये दंश लग जाए तो काफ़ी उनके जीने मरने की नौबत आ जाती है। तो स्नेक वेनम के लिए भी हमने पहले ही बताया कि एंटी वेनम इस तरीके की चीज़ें हैं जो बाहर बनाई जाती हैं और उस दौरान दी जाती हैं जब यह नुकसान होता है, यानी इमीडिएट एक्शन के लिए इमीडिएट रिलीफ। हाँ, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट की जा कर सकती है। यानी इसके लिए प्रॉपरली हमें एक तरीके से ज्ञान होना चाहिए और तब जाके इसका हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट पे, या एक तरह से हम इसको बात करें कि ट्रीटमेंट के लिए। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, उस पर्टिकुलर बीमारी की जब समस्या होगी तभी काम आती है। जैसे अगर सांप काटता है तो उस टाइम ही जो एंटी वेनम दी जाती है वो ठीक कर देती है। ऐसा नहीं है कि ये देने के बाद कभी भी सांप काटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इस तरीके का ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो एक इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए ही होती है। तो हम लोगों ने जाना कि एक्वायर्ड के एक्टिव और पैसिव सिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक था ये प्रॉपरली इम्यूनिटी के लिए ही, वर्ड इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करने के लिए है। आगे की वीडियो में कोविड-19 के दौरान अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट करें इस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। क्विक रिव्यू अगर देखें तो हम लोग इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी पे, जिसमें हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा बहुत बात की और डिजीज़ के वैक्सीनेशन का भी एक अलग से नया वीडियो बनेगा आपके लिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है एक अच्छे कार्य को करने के लिए।
आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।